नमस्कार। क्या सीढ़ियां चढ़ते उतरते घुटनों में दर्द महसूस हो रहा है? क्या 30 या 40 की उम्र में आपको घुटनों में दर्द होने लगा है? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी के घुटनों का दर्द आपको खुद के लिए चिंतित कर देता है? तो सिप्साई हेल्थ का आज का एपिसोड आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम इस सब के बारे में जानेंगे पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर आमोद मनोचा जी से। नमस्कार डॉक्टर आमोद, हमारे बोन्स की पेन मैनेजमेंट में आज हम आपकी मदद लेना चाहते हैं। Thank you. Thank you for welcoming me and giving me this opportunity. ये मेरा it's my privilege कि मैं आपके speakers, आपके listeners के साथ में बात कर पा रहा हूँ आज। या इट्स सेम हियर फॉर अस टू। ये कितना सही होता है? जैसे बुढ़ापे में हमें कहा जाता है कि बुढ़ापे में तो घुटनों का दर्द होना ही होना है, इससे कोई नहीं बच सकता है। इस सेइंग को आप कैसे डिफाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर आप अपने पुराने जनरेशन में देखेंगे तो यू विल सी दैट बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस हैज कम टू बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एज वेल। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी होता जा रहा है। अभी भी आप जाके देखेंगे तो गांव में खास करके जो लोग अपना ध्यान रखते हैं उन लोगों में ये प्रोपोर्शनली कम होता है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने अपने लाइफस्टाइल में, खास करके जो अर्बन लाइफस्टाइल है उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिए, जैसे एक्सरसाइज ना करना या पूरा दिन चेयर पे बैठना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा प्रेवलेंट जरूर हो रही है। जिन्हें इस वक्त ये दर्द हो रहा है, जो इस दर्द को झेल रहे हैं, मैं खुद अपने घर में देख रही हूँ, मेरी मदर को बहुत प्रॉब्लम है इससे। बहुत ज्यादा पेन है उन्हें, उठते बैठते रोना निकल जाता है, इतना ज्यादा पेन है। तो इस पेन से क्या उन्हें किसी भी तरह थोड़ा इस पेन को उनके लिए कम किया जा सकता है? क्या पेन किलर्स इसका इलाज है? क्या ऑपरेशन किया जा सकता है? क्या कर सकते हैं? तो दर्द सहना इज नॉट समथिंग विच इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे कि आपने बताया कि वो दवाई लेना क्या खाली एक विकल्प है? दवाइयों से यस आराम आ सकता है, वो एक विकल्प जरूर है। उसके अलावा अगर हम घुटने का लोड कम करेंगे और घुटने को स्ट्रेंथन करेंगे तो वो एक विकल्प है। लोड कम करने का मतलब ये है कि अपना वजन पे ध्यान रखना। अगर एक इंसान का वजन 1 किलो ज्यादा बढ़ता है, घुटना नीचे होने की वजह, ग्रेविटी की वजह से और कारणों की वजह से उस पे जो दबाव पड़ता है वो 4 से 5 गुना ज्यादा होता है, तो 1 1 किलो से फर्क पड़ता है। तो अगर किसी का वजन 10 किलो ज्यादा है तो घुटने पे 40 से 50 किलो वजन ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम कितनी ज्यादा होगी। जी। दूसरा जो विकल्प आता है वो घुटने की मसल्स को स्ट्रेंथन करने का आता है, जिसे हम फिजियोथेरेपी की मदद से करते हैं। अगर वो स्ट्रांग रहती हैं तो जॉइंट को सपोर्ट मिलता है और आपकी मोबिलिटी बरकरार रहती है। तो एक हमने बात कर ली दवाई की, एक हमने बात कर ली वेट मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी की। उसके अलावा अगला विकल्प जो आता है इंजेक्शंस का आता है। ये इंजेक्शंस विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि आपका खून को निकाल करके उसके अंदर जो हीलिंग सेल्स होते हैं उनको अलग करके वो डाले जाते हैं घुटने में, जिसको हम पीआरपी कहते हैं। आजकल स्टेम सेल्स के ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि इसके भी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आएंगे और ये भी यूनिवर्सली अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन अभी यूनिवर्सली उसको रोल आउट करने के लिए आई थिंक थोड़ा और समय है। उसके अलावा हमारे पास और अलग तरह के इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। इसमें हम जो आपका दर्द घुटने से उठ करके दिमाग तक जा रहा है उस सिग्नल को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम दर्द महसूस करते हैं वो यहाँ पे महसूस होता है। अगर हमारे दिमाग तक वो सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो आपको दर्द नहीं महसूस होगा। और अगर आपने पहले बोला कि एक और ऑपरेशन का जो विकल्प है, हाँ वो भी एक विकल्प है जो आपको लंबा आराम दे सकता है। और 80% या उसके आसपास के लोगों को इस पेन से लंबे समय के लिए उससे आराम मिल जाता है। मैं एक सर्जन नहीं हूँ, लेकिन ये फिगर्स रिसर्च में कोट होती हैं कि 80% या उसके आसपास, थोड़ा से ज्यादा या थोड़ा से कम लोगों को गुड रिलीफ मिलता है। तो विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन इन ट्रीटमेंट्स को इंडिविजुअलाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। हर इंसान एक ही तरह का सोल्यूशन नहीं उसको दिया जा सकता, और उनकी प्रेफरेंसेस और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम ट्रीटमेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। तो सफर करना तो
मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प नहीं है। जैसे हम अपने 30s में हैं, अपने 40s में हैं, तो इस समय हम अपने घुटनों का कैसे ख्याल रखें कि आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम इतनी इंटेंसिव ना हो या इतनी तकलीफदेह ना हो हमारे लिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि आर्थराइटिस हो क्यों रहा है। जी। थोड़ा सा मैंने इस पे वेट के बारे में बिल्कुल बात कर ही ली मैंने आपसे पहले ही, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा एज, जो कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जेंडर, यानी कि औरतों में या विमेन में ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है, तो ये भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि मेरे पेरेंट्स को है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को था, उसका भी इन्फ्लुएंस रहता है, तो आई एम मोर एट रिस्क। अगेन ये भी मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। तो जो चीजें मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, हमारा फोकस उस पे रहना चाहिए। जैसे बहुत सारी इंजरीज के बाद, किसी का लिगामेंट टेयर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद भी लोग आर्थराइटिस के लिए ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो वेट बेयरिंग है, जिस तरीके से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो आपका पाँव जिस तरीके से अलाइनमेंट है उसकी, उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। तो इंजरी से प्रिवेंट करना जरूरी है। और अगर इंजरी हो गई है जिसकी वजह से कोई डिफॉर्मिटी है, तो सही तरीके का फुटवेयर या उसको ऑर्थोटिक्स से करेक्ट करना जरूरी है। अगर कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, जो हमने पहले बात करी, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। उसके अलावा अगर आपकी कोई ऑक्यूपेशन ऐसी है जिसमें आपको हाई इम्पैक्ट पड़ता है नी के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए आपका फुटवेयर कैसा है, आप क्या कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। सिंपल चीज है, आजकल लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। कोविड ने हम सब लोगों को ये सिखाया है अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, और मैं देखता हूँ बहुत लोगों ने भागना शुरू किया, और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो उसके बाद बोल रहे हैं कि नी में दर्द होना शुरू हो गया है। इसके लिए भी सिंपल प्रिकॉशंस है, जैसे हार्ड ग्राउंड पे ना भागे, क्योंकि बहुत लोग रोड्स पे भाग रहे हैं, बहुत लोग हार्ड पेवमेंट्स पे भाग रहे हैं। तो जब दबाव पड़ता है तो वो इम्पैक्ट नी तक जाता है, और एकदम से जब हम ये एक्टिविटीज सालों भर ना करने के बाद हम शुरू करते हैं, तो उस समय इम्पैक्ट ज्यादा आता है, और एंथुजियाज्म में कई बार हम कुछ ज्यादा कर जाते हैं। तो इसलिए इन एक्टिविटीज को सही तरीके से करना, सही यानी कि सॉफ्ट ग्राउंड पे करना बहुत जरूरी है कि ये प्रिकॉशंस ले। फुटवेयर, अगर उसमें अच्छी कुशनिंग रहेगी तो आपके घुटने तक प्रॉब्लम इम्पैक्ट कम जाएगा। बहुत बार हमारे घिसे हुए जूते हम उनको चलाते रहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो चल जाएंगे, चला लो इनको। उन चीजों से भी घुटने पे फर्क पड़ता है। आपकी गेट कैसी है, आपकी पोस्चर कैसा है, ये सारी चीजें हैं कि जिसका अगर हम ध्यान रखेंगे और शुरू से इन पे हम फोकस और एम्फेसिस रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम हम बहुत डिले कर सकते हैं। So essentially it is lifestyle and being careful and making sure that your weight is not going, really high, and you are doing regular exercises in the right way and you're sorted. यहाँ आपने जो हार्ड पेवमेंट पे या रोड्स पे नहीं भागने की बात की, जितने भी पार्क्स मैं अपने आसपास देखती हूँ या आप भी देखते होंगे, सब में एक पेवमेंट बना होता है फॉर वॉकिंग। दे डोंट अलाउ यू टू वॉक ऑन ग्रास, दे से कि नहीं घास पे नहीं चलना है, आप इन पेवमेंट्स पे वॉकिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें। तो ये तो काफी गलत है आपके हिसाब से? नहीं, वॉकिंग इज डिफरेंट देन रनिंग। ओके, जब आप रन कर रहे हैं तो इम्पैक्ट घुटने पे डिफरेंट पड़ रहा है। वॉक तो हम करते ही हैं रोड पे। एक और चीज, जब भी हम घुटनों के दर्द, आर्थराइटिस या अपनी हड्डियों की हेल्थ को लेकर के बात करते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी, ये दो चीजें हम सुनते हैं कि हमें लेना चाहिए। लोग आजकल सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। विटामिन डी बहुत कम आता है। जब भी आप अपना टेस्ट कराएं या कुछ भी कराएं, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा, कैल्शियम लेवल्स कम आते हैं। तो ये कैल्शियम और विटामिन डी किस तरह से कोई सूत्र है हमारी बोन हेल्थ को लेकर के, जो आर्थराइटिस से भी हमें बचाए? ओके, ये भी बहुत अच्छा और बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट सवाल से खाते हैं। अब यहाँ पे हमें मेल्स और फीमेल्स को थोड़ा अलग करना पड़ेगा। विमेन स्पेशली in the menopausal age group are more prone to calcium and osteoporosis and calcium and vitamin D problems. विटामिन डी बहुत लोगों का कम है। आज की डेट में मैं अपने क्लिनिक में रोज देखता हूँ कितने लोगों का कम है। उसको नॉर्मल रेंज में रखना अच्छी बात है। अगर आपका विटामिन डी कम है तो प्लीज उसको नॉर्मल रेंज पे जरूर रखिए। सप्लीमेंट जो आपको लेने की जरूरत है उसको लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट लेंगे और आपके घुटने का दर्द चले जाएगा।
और खास करके अगर आपका ये दर्द नॉर्मल, अगर आपके लेवल्स नॉर्मल रेंज में हैं तो इनको और ज्यादा लेकर के हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा सा एक्सेप्शन में यहाँ पे ऑस्टियोपोरोटिक वुमेन के लिए करूंगा, उनके लिए ये चीजें ज्यादा रिकमेंडेड हैं, बट जनरली सब लोगों को कैल्शियम और विटामिन डी दे दिया जाता है घुटने में दर्द के लिए। उसमें इसका ज्यादा लाभ का हमें जो वो एविडेंस है वो नहीं है। जब कम है तो इसको जरूर सप्लीमेंट करना चाहिए। जी, वुमेन के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि महिलाओं को इससे ज्यादा दिक्कत होती है या महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। रीजन क्या, एग्जैक्ट रीजन इसका होता क्या है? क्या महिलाएं ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं खुद पर, या फिर महिलाओं के बोन्स का जो मेकिंग है वो ही इस तरह का होता है कि उन्हें ज्यादातर समस्या आती है? ये एक रिसर्च का क्वेश्चन है और हार्मोनल चेंजेस इसके लिए इम्प्लीकेट किए जा सकते हैं। इंडियन कल्चर में थोड़ा रहन सहन में भी बात किया जा सकता है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा एविडेंस ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता है। इंडियन कल्चर में यस, जो घर की माताएं और बहनें हैं वो सबको पहले खिला करके कुछ ऐसा वाला सैक्रिफाइस जरूर करती हैं। हाँ, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कोई प्रेवलेंट नहीं है। तो दिस इज यूनिवर्सल, ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। But I would put down this to the way we are made up and the hormonal impact of things. That is what it is more common. That is why. आखिर में क्या आर्थराइटिस को नेचुरली रिवर्स किया जा सकता है? क्या हमें कुछ बड़े बुजुर्गों के घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए? इस तरह का कुछ आप सजेस्ट करेंगे बीइंग अ डॉक्टर? ओके, सो घरेलू नुस्खों में अगर हम बात करें तो ठंडे गर्म का सेक तो हमारे यहाँ पे सर्दियों से चला आ रहा है और वो काफी लोगों को शॉर्ट टर्म या जब एकदम से घुटना सूजा होता है फिजिकल एक्टिविटी के बाद वो उसमें फायदा करता ही है। थोड़ा बहुत इसमें जो हल्दी टाइप चीजें हैं उनका थोड़ा बहुत एविडेंस है। कॉन्सेंट्रेट ऐसी दवाइयां बहुत सारी आती हैं जिनको की इस्तेमाल करने से बेसिकली इन दवाइयों को कुछ ऐसे फूड हैं जिनका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है और वो थोड़ा फायदा कर सकते हैं। लेकिन दीज फूड्स आर मोर ट्रेडिशनल कि इंडिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे बड़े बूढ़ों ने क्या सिखाया, तो ये अभी तक उन गाइडलाइंस में कहीं नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर इनको हम सिलेक्टिवली और वाइजली यूज करें कि अच्छा इससे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, तो लेट अस सी हाउ इट गोज। नहीं, नेचुरली रिवर्स किया जा सकता है क्या, ये भी समझ? वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक घुटने के आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा गैप है। एक तरफ ये फिजियोथेरेपी दवाइयां और ये इंजेक्शन है और दूसरी तरफ नी रिप्लेसमेंट है। बीच में एक बहुत बड़ा मैदान है जो खास करके बहुत सारे कल्चर्स में लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये जो बीच में जो गैप है ये हम फिल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस पे बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत ट्रीटमेंट्स आ रही हैं। जैसे मैंने आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी का विकल्प बताया, हिंदुस्तान में ये पिछले सिर्फ 3-4 साल से ही अवेलेबल हुआ है जो इसकी किट है जो अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हालांकि वेस्टर्न देशों में ये काफी पहले से था। थोड़ा सा और इसकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। ऐसे ही जो स्टेम सेल का जो विकल्प है, जो पीआरपी का विकल्प है, ये भी ज्यादा यूज हो रहा है और इनके रिजल्ट्स काफी कंडीशंस में इनकरेजिंग भी आ रहे हैं। लेकिन जब ये कंडीशन ज्यादा एडवांस हो जाती है तो रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है और ये आई थिंक दिस इज वन एरिया टू वॉच आउट एंड आई होप इट डेवलप्स, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा गैप है इसको भरने के लिए, रिवर्स करने के लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। आई होप कि मेरे घुटने जब तक वहां पे पहुंचे अच्छे से डेवलप हो जाए ताकि हम इसको रिवर्स कर पाए। बिल्कुल, वी विल आल्सो होप सो। क्या ये सारे ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। क्या एक लंच बहुत महंगा होता है? आप अगर खड़ी वाले के पास बैठ करके खाएंगे तो 20 रुपए का भी हो जाएगा, आप एक 5 स्टार में बैठ के खाएंगे तो 20,000 रुपए वाला भी हो जाएगा। तो बिल्कुल, और it is not to do with your ambience, it is to do with the expertise of a person doing it as well. But simple injections जो है वो उतने महंगे नहीं होते हैं और जैसे जैसे स्किल लेवल और एक्सपर्टीज और जो सामान चाहिए होता है वो बढ़ता जाता है तो कॉस्ट बढ़ती जाती है। जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, स्टेम सेल, ये वाली ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव रहेंगी, बट सिंपल इंजेक्शंस या एक कंसल्टेशन लेकर के दवाइयां या फिजियोथेरेपी आज की डेट में उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर आमोद। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को, जो भी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, उन्हें आपकी इन सारी बातचीत से मदद मिलेगी आगे अपनी लाइफ प्लान करने में और जिनको पेन है उनको उस पेन को मैनेज करने में। थैंक यू सो मच। You're welcome. My pleasure.